नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 2 मिलियन तक शीघ्र पहुंचाएं। कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, ध्वस्त हो गई। तो अब मैं तो सबसे पहले जनता से पूछना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है इसके बारे में। क्या आप उच्चतम न्यायालय के इस मंतव्य से सहमत हैं? मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ आज ये समाचार आया कि जिस प्रदेश में उच्चतम न्यायालय के अनुसार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, वहाँ पर जो एक एमपी साहब हैं वो संभल के मामले में फंस चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि संभल में 24 नवंबर को बड़ी ज़बरदस्त हिंसा हुई थी। उनमें से 5 लोग आपसी गोलीबारी में मारे गए थे। तुर्क वर्सेस पठान का मामला था जिसको सांप्रदायिक कलर देने का प्रयास किया गया, लेकिन सांप्रदायिक तो वो था ही नहीं क्योंकि दूसरा पक्ष उसमें कहीं था ही नहीं। ये पुलिस और दंगाइयों के बीच का मामला था जिसमें संभवतः दंगाइयों के आपस के बीच की भी रंजिशें थी। लोगों ने अपनी रंजिशें निकाली और तुर्कों ने 5 पठान मार दिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे जांच हुई तो परतें दर परतें खुलती गईं। परतें ऐसी खुली कि जब बिजली चोरी ढूंढने को, बिजली चोरी की शिकायत पर जब टीम गई पुलिस के साथ में, तो पता चला कि जहां पर बिजली चोरी की शिकायत है वहां पर तो उन्होंने मंदिर और तीर्थ स्थल वो सब कब्जे कर रखे हैं। और वो मंदिर और तीर्थ स्थल उसके बाद से फ्री हुए। 68 तीर्थ स्थल बताए जाते हैं, 54 उसमें से खोजे जा चुके हैं। जो प्राचीन इतिहास और पुराणों के अनुसार जो 68 वहाँ पर तीर्थ हैं उनमें से 54 खोजे जा चुके हैं। 14 बाकी वो भी मिल जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद फिर जब पता चला कि साहब मुख्य बात ये थी कि जो सर्वे की बात हुई थी कि टीम सर्वे करेगी एएसआई की जाके, वो केवल और केवल जो तथाकथित शाही जामा मस्जिद है उसके इमाम को पता थी। उनका नाम था श्री ज़फ़र अली। और श्री ज़फ़र अली को गिरफ़्तार कर लिया गया। ज़फ़र अली को गिरफ़्तार करने के बाद में जब ज़फ़र अली से पूछताछ हुई तो पता चला कि साहब उनके तार जो हैं वो ज़ियाउर रहमान बर्क़ से जुड़े हुए। जी हाँ, ज़ियाउर रहमान बर्क़ जो है वो उन दादा जान की वंशज हैं जो संभवतः अकेले मनुष्य थे पूरे भारत में जो अपने आप को बड़े फ़ख्र से बाबर की संतान कहते थे। तो मैं बाबर की संतान, बाबर की संतान मतलब वो अपने आप को तुर्क कहते थे। ये अलग बात है कि हमारे इतिहासकारों ने मुग़लों को मंगोल बना दिया। मंगोल तो वो किसी तरफ से थे ही नहीं, तुर्क थे वो। तो वो तुर्कों की जो औलादें यहाँ बसी आके, तो उन्होंने वो तुर्क वर्सेस पठान वाला मामला भी इसी कारण वहाँ चलता है। तो साहब ये जो तुर्कों के वंशज हैं ज़ियाउर रहमान बर्क़, उन्होंने पता चला कि कोई 100 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे और उन 100 ग्रुप्स में उन्होंने कईयों में मैसेज किए और ज़फ़र अली को कहा, ये ज़फ़र अली ने बताया। ज़फ़र अली की जो बातें पुलिस को बताई गई हैं वो अब काफ़ी कुछ पब्लिक में आ गई हैं और उसमें ये पता चल रहा है कि ज़फ़र अली ने बताया कि साहब हमको तो ज़ियाउर रहमान बर्क़ ने कहा था कि सर्वे नहीं होने देना है किसी भी हालत में, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बाकी सब मैं देख लूँगा, तुम तो ये सुनिश्चित करो कि किसी तरह से सर्वे ना हो। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने 100 बना रखे थे उनमें से बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेज करके ये कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो भाई जब सैयाँ भले कोतवाल तो फिर डर काहे का। एमपी साहब जब पीठ पर है तो फिर जो बाकी लोग जो है एमपी साहब के फॉलोअर्स वो भी शेर हो जाते। तो वो शेर हो गए और उन्होंने हिमाकत की उत्तर प्रदेश के शासन में, योगी जी के शासन में। जी हाँ, जिसको कहते हैं कि साहब उनका लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक, मैं कह रहा हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल संस्था का ये आदेश है। ये आदेश क्या, रिमार्क है। और
इसी पर मैंने आप लोगों से टिप्पणी भी मांगी है। अब ज़ियाउर रहमान बर्क जो है वो फंस चुके हैं और आज उनकी इंटरोगेशन हुई है। आज उन्होंने बाकायदा थाने में जाकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है, यानी थाने तक तो एमपी साहब पहुंच गए। एक ऐसा काम उन्होंने कर लिया जो उनके दादाजी ने कभी नहीं किया था। तो ये निश्चित रूप से उनका जो तुर्क वंश है उसके इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर के रूप में लिखा जाएगा। अब आगे जो बात करें तो आपको ये पता ही है कि संभल का जो संग्राम है वो यहाँ कोई समाप्त नहीं हुआ है। संभल का संग्राम आगे जारी है। आज एएसआई ने औपचारिक रूप से वो शाही जामा मस्जिद तथाकथित का नाम बदलकर जुमा मस्जिद करके और वहाँ पर हरे रंग का जो बोर्ड था उसको हटा के एएसआई का जो स्टैंडर्ड बोर्ड होता है नीले रंग का वो लगा दिया। यानी कि जुमा मस्जिद उर्फ शाही जामा मस्जिद का जो कंट्रोल था, जो उसका नियंत्रण था, वो एएसआई ने अपने हाथों में ले लिया। अब एएसआई को वहाँ अंदर कौन नहीं जाने देता था? वो जो शाही जामा मस्जिद की जो कमेटी थी वो नहीं जाने देती थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष ज़फ़र अली थे, या ज़फ़र अली इमाम थे, तो उसके अध्यक्ष जो थे वो हमारे बर्क साहब के कुछ लोग थे। अब वो दोनों के दोनों जो हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं। ज़फ़र अली तो जेल में ही है, आपको पता ही है। तो ज़फ़र अली के जेल में जाने के बाद ये सारी कमेटी जो है वो पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी है और वहाँ पर कानून का राज स्थापित हो गया है। वहाँ कानून के राज स्थापित होने के साथ साथ आपको ध्यान है कि वो जो सत्यव्रत चौकी थी, वो सत्यव्रत चौकी वो इतनी बड़ी है जितनी कि आप समझ लीजिए कि एक पूरी पुलिस लाइन होती है। वो पूरे पुलिस लाइन के जितना कंस्ट्रक्शन होता है ना, पूरी पुलिस लाइन में ग्राउंड वगैरह छोड़ दीजिए, लेकिन जो पुलिस लाइन के जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है उतना कंस्ट्रक्शन तो इस सत्यव्रत चौकी में। तो किसी भी सामान्य थाने से 4-5 गुना बड़ी तो ये अकेली चौकी है। नाम भी सत्यव्रत है और सामने लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता का यह श्लोक भी लिखा हुआ है वहाँ पर। उसका उद्घाटन हुआ, रामनवमी के दिन हुआ। रामनवमी के दिन उद्घाटन के पश्चात आगे की कार्रवाई भी आरंभ हो गई, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो बहजोई में डीएम और एसपी के जो कार्यालय थे उनको शिफ्ट करके अब संभल लाया जाना है। तो मैं अब वार्तालाप करके हमें पता कर लूँगा कि भाई यहाँ अब क्या स्थिति है। बहजोई से यदि संभल में इतना बड़ा एक ऑफिस से शिफ्ट हो जाएगा और उसके साथ कर्मचारी शिफ्ट हो जाएंगे, तो भाई मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे संभल की जो डेमोग्राफी है वो ही बदलने लगेगी, पूरी संभावना है उसकी। तो ये एक काम कर दिया। अब बाकी बचा चंदौसी में जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो चंदौसी बैठते हैं, उसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वैसे चंदौसी भी बड़ी जगह है, तो यदि चंदौसी में रह जाए डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिस तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डीएमएसपी का ऑफिस तो संभल शिफ्ट हो रहा है। संभल पे अगली लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि संभल जो है ये जो वक्फ अधिनियम पास हुआ है उस वक्फ अधिनियम से भी आच्छादित है। आच्छादित कैसे है कि उस वक्फ अधिनियम की धारा 3D के अनुसार, धारा 3D के अनुसार अब वह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रही, क्योंकि उसमें यह क्लॉज डाल दिया गया है कि जो भी एएसआई प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें यदि कोई वक्फ डिक्लेयर हुआ है, वहाँ पर वक्फ घोषित है, तो वो वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अब यह जो प्रॉपर्टी है एएसआई होने के कारण ना तो ये बाधित है वक्फ अधिनियम से, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो सेक्शन 3(2) है उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है, सेक्शन 4(2) है, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ
ASI की कस्टडी होगी, वहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो यद्यपि इनका मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट वगैरह में, लेकिन अब ये जो नई परिस्थिति हो गई है इसके अनुसार तो बदलाव करना ही पड़ेगा ना। तो संभल जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो अयोध्या और मथुरा, काशी और मथुरा से भी एक कदम आगे बढ़ चुका है हिंदुओं के हित साधक बनने में और हिंदुओं के हाथ में आने के लिए। इसलिए आप मेरी बात मार्क करें कि अगला जो टेस्ट होने वाला है जब कभी भी होगा, तो वो काशी और मथुरा में नहीं होगा, वो संभल में होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।